नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी और केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। हुआ क्या है, इस पर हम लोग आए उससे पहले इन दिनों जो केजरीवाल सरकार अभियान चला रही है दिल्ली में, उस पर एक बार की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जानना समझना बड़ा जरूरी है। और फिर हम आएंगे कि आखिर में कोर्ट ने ऐसा किया क्या, या कोर्ट में ऐसा हुआ क्या जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा खेमा जो है वो सदमे में चला गया। लेकिन पहले अभियान। आपने अगर खबरों पर गौर किया हो तो पाया होगा कि मुख्य सचिव के पीछे जो है वो पूरी केजरीवाल की सरकार लगी हुई है। उनकी कोशिश है कि 30 सितंबर को जब उनका कार्यकाल खत्म हो तो उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन ना मिल पाए, और ज्यादा अच्छा तो यह हो जाए कि 30 सितंबर से पहले ही उन्हें हटा दिया जाए। और इसको लेकर बाकायदे रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है। पहली रिपोर्ट जमीन को लेकर बनी, दूसरी रिपोर्ट अस्पताल को लेकर बनी, और यह सब तब हो रहा है जब इसे डिनाई किया जा रहा है मुख्य सचिव की तरफ से, और बाकायदे सवाल उठ रहा है कि इनके रिटायरमेंट से ठीक पहले यानी 30 नवंबर को रिटायर होना है, और यह सारा मामला इसी दरमियान क्यों उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्य सचिव को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार देखना नहीं चाहती। पूरा कोशिश है कि उनको हटा दिया जाए। हालांकि जब इसी को उलट कर देखा जाए तो आरोप तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं? अब वो कह तो रहे हैं कि मैं इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं। अब ऐसे ही नोक पे रखते हैं तो कायदे से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो बात वो मुख्य सचिव को लेकर कह रहे हैं और उनकी सरकार की आरोप लगा है तो इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो केजरीवाल सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी कैबिनेट ही इनकी जो है वो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसी हुई दिखाई देती है। अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो तर्क दे रही है मुख्य सचिव को लेकर, उस तर्क पर चला जाए तो बर्खास्तगी तो केजरीवाल सरकार की भी होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में क्या कुछ नया रंग रूप आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और यह भी बड़ा रोचक रहेगा देखना कि 30 नवंबर के बाद क्या होता है। लेकिन जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, जो कुछ हाई कोर्ट में घटा है ना, उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनके सरकार की धड़कन को बढ़ा दिया है। 3-4 घटनाएं वहां हुई हैं, और वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं। देखिए, एक तो मुझे लगता है आप में से बहुतों को इस बात की जानकारी होगी कि वो जामा मस्जिद वाला जो मसला है, जिसे वो जो एमसीडी का पार्क है जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, यानी जामा मस्जिद ने, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप इसे खाली करवाइए। अब उस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार कितना काम करती है वो देखने वाला मुद्दा रहेगा, क्योंकि इनकी अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है। तो वैसी स्थिति में ये क्या कदम उठाते हैं, ये जाहिर सी बात है जो अगली डेट है दिसंबर में है, उस डेट पर पता चलेगा। लेकिन ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो वाकई में अरविंद केजरीवाल की सरकार को, अगर आप देखें कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नजरिए से, तो संकट में तो डाल दिया। लेकिन इसके अलावा जो 3-4 बातें हुई है वो अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने से जुड़ी हुई है। अब वो क्या हुआ, देखिए, एक संजय सिंह वाला भी मसला आपको याद होगा कि ये लोग तो जो एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं ईडी को लेकर, उस नैरेटिव को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया था जब संजय सिंह की याचिका खारिज हुई थी। लेकिन उससे बड़ा झटका तब लगा जब ईडी के सम्मन वाले मसले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री, सम्मन उनको हुआ तो इसका अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना है? देखिए, पूरा लेना देना है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी ने सम्मन दिया तो वो भी नहीं गए और पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट कि साहब इन्होंने हमको सम्मन दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि देखिए, ऐसा है कि जिस धारा के के अनुसार आपको सम्मन गया है उसमें आपसे इंक्वायरी करनी थी, सो आपको जाना चाहिए था। क्योंकि उनका भी यही तर्क था जो अरविंद केजरीवाल का है कि उन्होंने तो बाकायदे ईडी को पत्र लिखा, कहा कि आपका ये सम्मन ही गैर कानूनी है, आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं,
आरोपी की हैसियत से, गवाह की हैसियत से, आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से, कि मुख्यमंत्री की हैसियत से, मैंने तमाम सारे जो है उन्होंने क्राइटेरिया गिना के और ईडी के उस सम्मन को ही बता दिया कि नहीं नहीं, आप ये तो हमको भेज ही नहीं सकते। कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री का भी रहा। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा साहब कि हम बीमार हैं और ये तमाम सीनियर सिटीजन है, तमाम उन्होंने हवाला दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये चले जाएंगे आपके यहाँ, यानी ईडी जाएगी आपके हाउस पे कलकत्ता में, व्यवस्था कर दीजिए, इनको कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कितना जोखिम भरा काम है पश्चिम बंगाल में। और मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड है। सीबीआई गई थी तो आपको वो मंजर याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री उतर गई थी और घेर लिया गया था। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि वहां जब सीबीआई की यह हालत हो गई तो ईडी तो और डर रही होगी कि साहब वहां जाएंगे और ये सब लोग हमको घेर के बैठा लेंगे, बंधक न बना ले। तो इसलिए उनको डर भी है। तो यही वजह है कि हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी पूरी व्यवस्था करिए। अब ये तो ये जो घटनाक्रम का हमने जिक्र किया उसकी वजह यह है कि ये अरविंद केजरीवाल का मामला और इनका मामला ईडी के सम्मन वाले मसले में एक समान है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ईडी ने जो सम्मन किया है उस पर आपको जाना है और जवाब देना है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। और वैसे भी आप देखिए एक बड़ा कैच है कि हर मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाती है। आप देखिए कि जब मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया तब आप देखिए कि तब वो किसी कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप देखिए संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। राघव चड्ढा हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट तो अपने मकान वाले मसले में गए और सुप्रीम कोर्ट तो अपने वो जो उनका राज्यसभा से उनका निलंबन हुआ उसको लेकर चले गए वो। यानी हर छोटी छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार सम्मन को चुनौती देने क्यों नहीं चली गई? ये दरअसल जान रहे हैं कि मामला जो है इनके लिए गड़बड़ हो गया है, इसीलिए कोर्ट जा भी नहीं रहे हैं। और वैसे भी अब तो कोर्ट जाने की क्या ही गुंजाइश रह गई जब इसी से मिलते जुलते मसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि नहीं, आपको उपस्थित होना चाहिए। तो एक तो ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता कोई बचा नहीं। अब ईडी अगर सम्मन करती है तो जाना पड़ेगा। वैसे मेरा तो मानना है कि संभवतः सम्मन ना ही करे, सब पहुंच जाए कहीं चलिए। एक तो ये बात हुई। दो बातें और जो इसमें घटी हैं वो, एक तो जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, अमनदीप ढल वाला मसला। देखिए ईडी वो भी इस जो न्यू एक्साइज पॉलिसी का करप्शन है, जो आरोप है, एलिगेशन है, उसमें वो भी उनको देखिए कि इंटरिम बेल नहीं मिली और वो चाहते थे कि उनकी बिटिया के मेडिकल ग्राउंड पर उनको छूट मिले, मतलब अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये माफ करिएगा, ये अमित अरोड़ा वाला मसला है। अमित अरोड़ा वाले मसले में वो ये चाहते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट उनको इंटरिम बेल दे दे क्योंकि उनकी बिटिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस लिहाज से वो चाहते थे, लेकिन राहत नहीं मिली। हाँ, अमनदीप ढल वाले मसले में तो खुद ही बीमार है, यानी खुद ही उनका कुछ इलाज चल रहा है, तो वो चाहते थे कि उनका जो इंटरिम बेल है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये जो तमाम आप देखें चीजें हैं जो खास तौर से ईडी और दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई हैं, इसमें जिस तरीके का संकेत मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो समस्या बहुत बड़ी हो गई है। यही कारण है कि आप हो या आपकी सरकार हो या अरविंद केजरीवाल हो, सब कोई जो है वो सकते में है कि क्या होगा किसी को पता नहीं। और अरविंद केजरीवाल तो सबसे ज्यादा सदमे में है क्योंकि उनको तो दोहरी चिंता सता रही है, सब पार्टी का क्या होगा, और फिर जो 2024 तो वो भी मान के नहीं चल रहे हैं, 29 जरूर उनके सपनों में है, 29 का क्या होगा। ये तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के मस्तिष्क में टहल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के शराब घोटाले में तमाम चीजें घट रही हैं वो ये बता रही हैं
कि केजरीवाल का संकट जो है वो बहुत बड़ा हो चला है।